लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम इंडियन एविडेंस एक्ट की लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और चैप्टर सेकंड जो कि रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स है उसके सेक्शन 32 और 33 के प्रोविजंस को डिस्कस करेंगे। सो सेक्शन 32 और 33 जो है वो डील करता है स्टेटमेंट्स बाय पर्सन हु कैन नॉट बी कॉल्ड एज ए विटनेस। इससे पहले वाले सेक्शंस जो है मैंने प्रीवियस की वीडियोज़ में कवर किए हैं, तो आप उन सेक्शंस को वहाँ से पढ़ सकते हैं। लेट्स बिगिन विद सेक्शन 32। सेक्शन 32 कहता है केसेस इन विच स्टेटमेंट ऑफ रिलेवेंट फैक्ट बाय person who is dead or cannot be found etc is relevant. Statements written or verbal of relevant fact made by a person who is dead or who cannot be found or who has become incapable of giving evidence or whose attendance cannot be procured without an amount of delay or expense, which under the circumstances of the case appears to the court unreasonable, are themselves relevant facts in the following cases. तो सेक्शन 32 जो है वो क्या कह रहा है कि ऐसे स्टेटमेंट्स, चाहे वो स्टेटमेंट रिटन हो या वो वर्बल हो, उनको हम रिलेवेंट फैक्ट मानेंगे। कब मानेंगे? जबकि वो पर्सन जो है फर्स्ट डेड हो चुका हो, सेकंड जिसको अब ढूंढा नहीं जा सकता मतलब हु कैन नॉट बी फाउंड, थर्ड जो है वो इनकेपेबल हो गया हो अब एविडेंस देने के लिए, फोर्थ जो है जिसकी अटेंडेंस को हम प्रोक्योर नहीं कर सकते मतलब कि जिसको हम कोर्ट के सामने ला नहीं सकते, या फिर हम उसको ला तो सकते हैं लेकिन उसको लाने के अंदर बहुत ही ज़्यादा खर्चा हो रहा है और कोर्ट को जो है वो अनरीजनेबल लग रहा है, तो उस केस में जो है हम उसके स्टेटमेंट्स को रेलेवेंट फैक्ट मानेंगे। अब कब इन स्टेटमेंट को रेलेवेंट फैक्ट माना जाएगा, ये इसमें सब क्लॉज करके बहुत सारे कंडीशंस दे रखी है, 8 सब क्लॉज दे रखे। उन कंडीशंस के अंदर हम इन पर्सन्स के स्टेटमेंट्स को रेलेवेंट फैक्ट मानेंगे। तो अपन वन बाय वन करके सारी कंडीशंस को पढ़ते हैं कि कब ऐसे स्टेटमेंट्स जो है रेलेवेंट फैक्ट माने जाएंगे। और एक चीज़ याद रखने की, स्टेटमेंट चाहे रिटन हो चाहे वर्बल हो, ठीक है, दोनों तरह के स्टेटमेंट्स कवर है इसके अंदर। Section 32 subclause 1 when it relates to cause of death, when the statement is made by a person as to cause of his death or as to any of the circumstances of transaction which resulted in his death in cases in which the cause of that person's deaths come into question. तो 32 subclause 1 कहता है when it relates to cause of death, ऐसे statements जो कि cause of death से related है उन statement को हम relevant मानते हैं। कब कब मानेंगे? सबसे पहली चीज़ है कि अगर किसी भी person की death जो है ना वो क्वेश्चन में है, मतलब किसी person की मृत्यु जो है वो क्वेश्चन में है कि वो मरा कैसे, तब उसके कौन से स्टेटमेंट्स को रेलेवेंट मानेंगे। पहला, अगर वो स्टेटमेंट जो है वो उसकी मृत्यु का कारण बता रहा हो, कॉज ऑफ हिज डेथ बता रहा हो तो। सेकंड जो है, अगर वो किसी भी ऐसी परिस्थिति में हुआ है और उस परिस्थिति से उसकी मृत्यु हुई है तो उन सारे स्टेटमेंट्स को हम रिलेवेंट मानेंगे। सेकंड कहता है सच स्टेटमेंट्स आर रेलेवेंट वेदर द पर्सन हु मेड देम वाज और वाज नॉट एट द टाइम व्हेन दे वर मेड अंडर एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ। तो इसका सेकंड पैराग्राफ ये कह रहा है कि अगर किसी पर्सन ने कोई स्टेटमेंट दिया है और उस टाइम उसको एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ थी या नहीं थी, इस बात से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब कि उसको मृत्यु की आशंका थी या नहीं थी, ये बात जो है बिल्कुल इररिलेवेंट मानी जाएगी। और उस केस में अगर कोई पर्सन स्टेटमेंट देता है तो उसके स्टेटमेंट को रिलेवेंट माना जाएगा। सेकंड कहता है वॉट एवर मे बी द नेचर ऑफ प्रोसीडिंग इन विच द कॉज ऑफ हिज डेथ कम्स इनटू क्वेश्चन। कह रहा है कि उस प्रोसीडिंग का चाहे कुछ भी नेचर हो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि उसकी डेथ जो है ना वो क्वेश्चन में होनी चाहिए, बस। इसके अलावा किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। तो सेकंड पैराग्राफ दो बातें कर रहा है। पहला कि पर्सन ने कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया, उस टाइम ज़रूरी नहीं है कि उसको एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ हो या नहीं हो, मतलब कि उसको मृत्यु की आशंका थी या नहीं थी, और फिर वो स्टेटमेंट देता है, इस बात से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। स्टेटमेंट देना और स्टेटमेंट का रेलेवेंट होना ही मैटर करता है, बस। सेकंड कहता है कि प्रोसीडिंग का कुछ भी नेचर हो उससे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी डेथ क्वेश्चन में होनी चाहिए, इसी बात से फ़र्क पड़ेगा। नाउ व्हाट इज डाइंग डिक्लेरेशन। तो सेक्शन 32 सब क्लॉज 1 जो है वो डाइंग डिक्लेरेशन से डील करता है। नॉर्मली हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेक्शन 32 डाइंग डिक्लेरेशन है या फिर 32 का सब क्लॉज 1 है। तो जनरली लोगों को लगता है कि सेक्शन 32 जो है ना वो डाइंग डिक्लेरेशन से डील करता है, पर ऐसा नहीं है। सेक्शन 32 का सब क्लॉज 1 डाइंग डिक्लेरेशन से डील करता है। सेक्शन 32 तो आगे के अपन पढ़ेंगे, और भी सारे स्टेटमेंट्स और केसेस की कब कब रेलेवेंट माने जाएगा उन सब से डील करता है। लेकिन सेक्शन 32 सब क्लॉज 1 जो है वो स्पेसिफिकली डाइंग डिक्लेरेशन से डील करता है। तो अगर कभी भी कोई पूछे कि डाइंग डिक्लेरेशन का सेक्शन कौन सा है, तो सेक्शन 32 सब क्लॉज 1 ही डाइंग डिक्लेरेशन का सेक्शन है। अब अपन पढ़ते हैं व्हाट इज डाइंग डिक्लेरेशन। वेरेवर डेथ ऑफ एनी पर्सन इज अंडर द क्वेश्चन देन फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर रेलेवेंट which relate to cause of death,
ट्रांजैक्शन विच रिलेट टू कॉज ऑफ डेथ, जो हम अभी पहले पढ़ के आए थे, वो अभी सब क्लॉज 1 में पढ़ा था कि अगर किसी भी पर्सन की डेथ जो है वो क्वेश्चन में आएगी तो कौन सी स्टेटमेंट को रेलेवेंट माना जाएगा, जो कि उस डेथ का कारण बता रही है या फिर जिस परिस्थिति में उसकी डेथ हुई है। तो दो स्टेटमेंट्स को हम रेलेवेंट मानेंगे। अब कहता है कि डाइंग डिक्लेरेशन कैन बी ओरल, रिटन और बाय साइन। तो डाइंग डिक्लेरेशन ओरली भी हो सकता है, रिटन फॉर्म में भी हो सकता है और साइंस के थ्रू भी हो सकता है। अ डाइंग डिक्लेरेशन इज एडमिसिबल इन एविडेंस इफ द डिक्लेरेंट डाइज, इफ द डिक्लेरेंट सर्वाइव इट इज नॉट एडमिसिबल इन एविडेंस। तो अगर डाइंग डिक्लेरेशन, अगर जो पर्सन है जो डाइंग डिक्लेरेशन कर रहा है और वो मर जाता है तो वो एडमिसिबल होगा एविडेंस में। अगर वो सर्वाइव कर जाता है, मरता नहीं है, तो उसकी एडमिसिबिलिटी नहीं होगी एज एन एविडेंस। नेक्स्ट, व्हाट हैपन्स इफ द डिक्लेरेंट सर्वाइव्स। अब उसका कंटिन्यू देखते हैं कि क्या होगा अगर डिक्लेरेंट जो है सर्वाइव कर जाए और मरे नहीं। द फर्स्ट थिंग इज दैट द स्टेटमेंट कैन नॉट बी प्रूव्ड अंडर सेक्शन 32 सब क्लॉज 1 बिकॉज द डिक्लेरेंट इज नॉट डेड। तो पहली चीज़ वही है कि स्टेटमेंट को हम प्रूव नहीं कर सकते कि वो बंदा जो है अब मर गया, क्योंकि वो तो अभी जिंदा है, सर्वाइव कर लिया उसने। द सेकेंड थिंग इज दैट स्टेटमेंट कैन बी यूज एज अ कॉरोबरेटिव स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 157। तो फिर क्या करेंगे, अगर वो सर्वाइव कर जाता है तो उसके स्टेटमेंट को हम एज अ कॉरोबरेटिव स्टेटमेंट यूज करेंगे अंडर सेक्शन 157 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंग्लिश एंड इंडियन लॉ। तो इंग्लिश और इंडियन लॉ में क्या डिफरेंस है डाइंग डिक्लेरेशन का, उसको अपन देख लेते हैं एक बार। First, in Indian law, an apprehension of death is not necessary while it is necessary in English law. ये अपन ये बात करके आए थे कि अगर वो स्टेटमेंट दे रहा है तो एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ थी या नहीं थी, इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, फिर भी उसके स्टेटमेंट को हम रेलेवेंट मानते हैं। तो अपने इंडिया का जो लॉ है उसमें एप्रीहेंशन ऑफ डेथ होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो इंग्लिश लॉ है उसमें एप्रीहेंशन ऑफ डेथ होनी चाहिए, मतलब कि उसको एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ होनी चाहिए और फिर वो स्टेटमेंट कर रहा है तो ही उसके स्टेटमेंट को हम डाइंग डिक्लेरेशन मानते हैं। Second, in Indian law, dying declaration is relevant in every proceeding, whatever the nature may be. तो एंड वाइल इन इंग्लिश लॉ इट इज़ रेलेवेंट इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। ये भी अपन ने अभी पहले पढ़ा था कि इंडिया लॉ के, अभी ये यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो इंडियन लॉ है इसमें डाइंग डिक्लेरेशन, चाहे वो सिविल हो, चाहे वो क्रिमिनल हो, चाहे वो किसी और तरह की प्रोसीडिंग्स हो, वो सब प्रोसीडिंग्स में रेलेवेंट माना जाता है। लेकिन इंग्लिश लॉ के अंदर क्या है, वो सिर्फ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के अंदर ही रेलेवेंट माने जाएगा, अदरवाइज किसी और प्रोसीडिंग्स के अंदर रेलेवेंट नहीं माना जाएगा डाइंग डिक्लेरेशन। Now the third point, in English law, dying declaration is relevant in the offence of murder and culpable homicide, while in Indian law there is not any requirement like this. तो English law में जो है वो क्या है, dying declaration relevant है मर्डर में या फिर culpable homicide के केस में, और जबकि अपने इंडियन लॉ में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि इंग्लिश लॉ में तो ओनली एंड ओनली वो क्रिमिनल पे ही अप्लाई हो रहा है, क्रिमिनल पे भी सिर्फ मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड के केस में रिलेवेंट है, अदरवाइज रिलेवेंट नहीं है, जबकि इंडिया के अंदर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। Now, who can record dying declaration? Anyone can record dying statement, but the best form of declaration of dying would be one recorded by magistrate. तो कोई भी रिकॉर्ड कर सकता है डाइंग डिक्लेरेशन को, पर जो बेस्ट वन, जो जिसको बेस्ट माना गया है वो क्या है, अगर वो रिकॉर्ड हो मजिस्ट्रेट के द्वारा तो ही उस स्टेटमेंट को सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ डाइंग स्टेटमेंट माना गया है। अ डाइंग स्टेटमेंट कैन ऑल्सो बी रिकॉर्डेड बाय पब्लिक सर्वेंट्स और बाय डॉक्टर, ऑल्सो बी मेड फॉर अ रिलेटिव और फैमिली मेम्बर। वही कि कोई पब्लिक सर्वेंट भी कर सकता है, डॉक्टर भी कर सकता है, और किसी रिलेटिव और फैमिली मेम्बर के सामने भी हम ऐसे स्टेटमेंट्स को दे सकते हैं। नाउ केस लॉ, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस चेतराम, डाइंग डिक्लेरेशन कैन बी गिवन टू पुलिस। तो डाइंग डिक्लेरेशन हम पुलिस को भी कर सकते हैं। Of the next case, महमूद इलाही वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, FIR कैन बी डाइंग डिक्लेरेशन। तो FIR है वो भी डाइंग डिक्लेरेशन हो सकती है। क्वीन एम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला, डाइंग डिक्लेरेशन कैन बी बाय साइंस। तो साइंस के थ्रू भी हम डाइंग डिक्लेरेशन दे सकते हैं। कुशल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, वंस द कोर्ट हैज कंक्लूडेड दैट द डाइंग स्टेटमेंट वाज द ट्रू वर्जन ऑफ द डेथ सर्कमस्टांसेस एंड द विक्टिम्स एसिलियंस, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ फर्दर कॉरोबरेशन। तो इसमें यही कहा कोर्ट ने कि अगर कोर्ट जब सेटिस्फाई हो जाता है कि ये डाइंग स्टेटमेंट जो है एकदम ट्रू है, तो उस केस में कोर्ट जो है उसको फर्दर कॉरोबरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है और उसी के बेसिस पे जो है वो कन्विक्ट भी कर सकता है। नेक्स्ट केस लॉ, पकाला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर। इसके अंदर क्या क्या बोला था सुप्रीम कोर्ट ने वो देखते हैं। फर्स्ट, प्रिजम्पशन ऑफ डेथ इज नॉट रिक्वायर्ड, ये बात अपन ने पहले भी की है। इफ एनी स्टेटमेंट रिलेट टू एनी सर्कमस्टांसेस बाय विच डेथ अकर, दैट इज ऑल्सो डाइंग डिक्लेरेशन।
थर्ड, टाइम इज इमटेरियल, वी हैव टू सी दैट देयर इज एनी रिलेशनशिप बिटवीन स्टेटमेंट और डेथ। तो पहला कह रहा है कि प्रिजम्पशन ऑफ डेथ जरूरी नहीं है, ये अपन ने डिफरेंस में भी पढ़ा था और सेक्शन 32 के सब क्लॉज 1 में भी पढ़ा था कि इंडियन लॉ के अंदर एप्रीहेंशन ऑफ डेथ जरूरी नहीं है, और यही चीज़ अपन ने 32 सब क्लॉज 1 के पैराग्राफ 2 में पढ़ी थी कि एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ होना ज़रूरी नहीं है। सेकंड कह रहा है कि स्टेटमेंट रिलेट टू एनी सर्कमस्टांस, सेम वही चीज़ कि अगर कोई भी ऐसी परिस्थिति में अगर उसने ऐसा स्टेटमेंट दिया है जिससे कि उसकी डेथ हुई है तो उस स्टेटमेंट को भी हम रेलेवेंट मानेंगे। टाइम जो है वो इमटेरियल है, बस दोनों का क्या होना चाहिए, दोनों के बीच में एक नेक्सस होना चाहिए, उसके स्टेटमेंट में और उसकी डेथ के बीच में एक कनेक्शन होना चाहिए, तो उस स्टेटमेंट को हम रेलेवेंट मानेंगे। Now, what is the evidentiary value of dying declaration? A dying declaration is substantive evidence and can be the sole ground of judgment. The probative force of the dying declaration depends on the facts and circumstances of each case. If the court finds it is true and voluntarily, further corroboration may not be required, but when required and necessary, it may be corroborated with other independent evidence. तो यही चीज़ हम अभी कुशल राव वाले केस में पढ़ा था कि अगर कोर्ट जो है वो सेटिस्फाई हो जाता है कि ये स्टेटमेंट जो है एकदम ट्रू है, तो फर्दर कॉरपोरेशन की ज़रूरत नहीं है और उसके सोल टेस्टमनी पे भी हम उस पर्सन को कन्विक्ट कर सकते हैं, अक्यूज को। लेकिन अगर जो है कोर्ट को लगता है कि फर्दर कॉरपोरेशन की ज़रूरत है, इंडिपेंडेंट एविडेंसेस चाहिए, तो उस केस में जो है कोर्ट जो है वो फर्दर आगे कॉरपोरेशन के लिए जाता है। अदरवाइज जो है डाइंग डिक्लेरेशन के बेसिस पे भी हम जो है कन्विक्ट कर सकते हैं। तो ये डाइंग डिक्लेरेशन जो क्या है, एक सब्सटेंटिव एविडेंसेस है, और ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप ये दोनों चीज़ लिखना कि अगर वो वॉलंटरीली है और ट्रू है और कॉरपोरेशन की ज़रूरत नहीं है, कोर्ट को लगता है तो उसकी सोल टेस्टमनी पे कर सकते हैं, और कॉरपोरेशन की ज़रूरत है तो अदर इंडिपेंडेंस से उसके स्टेटमेंट को हम ट्रू या उसकी वैलिडिटी को चेक कर सकते हैं। Next, section 32 subclause 2, or is made in course of business. When the statement was made by such person in the ordinary course of business, and in particular when it consists of any entry or memorandum made by him in books kept in ordinary course of business, or in discharge of professional duty, or of an acknowledgement written or signed by him, or receipt of money, goods, securities, or property of any kind, or of a document used in commerce written or signed, or of the date of letter or other document usually dated, written or signed by him. तो सेक्शन 32 सब क्लॉज 1 यही कह रहा है कि कोई भी ऐसे स्टेटमेंट जो कि इन द कोर्स ऑफ बिजनेस में हुए हैं, जिसमें वो क्या कर रहा है, कोई भी ऐसी एंट्री कर रहा है या मेमोरेंडम बना रहा है जो कि उसकी जो रेगुलर उसकी क्या कहते हैं उसकी बिजनेस की जो बुक्स होती है ना, उसके अंदर वो एंट्री करता है, या फिर क्या कर रहा है वो एक्नॉलेजमेंट कर रहा है। एक्नॉलेजमेंट रिटर्न भी हो सकता है और उसके साथ साइन भी हो सकते हैं, या फिर किसी से रिसिट ले रहा है वो, जिसके बदले वो क्या कर रहा है, कोई गुड्स दे रहा है या कोई सिक्योरिटीज़ दे रहा है, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो वो इसके बिजनेस के पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये क्या मानी जाएगी, रेलेवेंट मानी जाएगी जब उस पर्सन की डेथ जो है वो क्या है, क्वेश्चन में है, या फिर हम उस पर्सन को ढूंढ नहीं पा रहे हैं, या फिर वो पर्सन जो है इनकेपेबल हो गया है एविडेंस देने के लिए, या फिर उसको कोर्ट के सामने लाया नहीं जा सकता है। इन सारे केसेस में ये सारी चीज़ें जो है वो क्या मानी जाएगी, रेलेवेंट मानी जाएगी जबकि बिजनेस की बात आए तब। Next, section 32 subclause 3, or against interest of maker. When the statement is against the pecuniary or proprietary interest of the person making it, or when, if true, it would expose him or would have exposed him to a criminal prosecution or to a suit of damages, तब भी वो सारे स्टेटमेंट जो है वो क्या मानेंगे, हम रिलेवेंट मानेंगे। Next, section 32 subclause 4, or gives opinion as to public right or custom or matters of general interest. When the statement gives the opinion of any such person as to the existence of any public right or custom or matter of public or general interest, of the existence of which, if it is existed, he would have been likely to be aware, and when such statement was made before any controversy as to such right, custom or matter had arisen. तो 32 सब क्लॉज 4 क्या बात करता है, उन वो स्टेटमेंट्स की बात करता है जो कि किससे रिलेटेड है, पब्लिक राइट और कस्टम के ओपिनियन से रिलेटेड है और जनरल इंटरेस्ट के केस में है वो।
यहाँ पे आपको एक चीज़ याद होगी, जब हमने सेक्शन 13 पढ़ा था ना, तो सेक्शन 13 जो है वो क्या बात करता था, पब्लिक और प्राइवेट राइट दोनों की बात करता था। पर जो ये सेक्शन 32 का सब क्लॉज 4 है ना, ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक राइट की बात करता है। तो ये याद रखने वाली बात है, इस पे क्वेश्चन आता है कि सेक्शन 34 का सब क्लॉज 4 जो है वो कौन से राइट की बात करता है और सेक्शन 13 जो है वो कौन से राइट की बात करता है। तो ये आप याद रखना कि 13 जो है पब्लिक प्राइवेट दोनों की बात करता है, और ये सब क्लॉज 4 जो है ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक राइट की बात करता है, जब भी कोई कस्टम और राइट जो है क्वेश्चन में है तो। नेक्स्ट सेक्शन 32 सब क्लॉज 5 और रिलेट्स टू एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशनशिप। व्हेन द स्टेटमेंट रिलेट्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी रिलेशनशिप, कैसी होती है वो रिलेशनशिप, चाहे वो ब्लड की हो, मैरिज की हो या अडॉप्शन की हो, बिटवीन पर्सन्स एज टू हुज रिलेशनशिप बाय ब्लड, मैरिज और अडॉप्शन द पर्सन मेकिंग द स्टेटमेंट हैज स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज एंड व्हेन द स्टेटमेंट वाज मेड बिफोर द क्वेश्चन इन डिस्प्यूट वाज रेज्ड। तो ये इसका अगर किसी की रिलेशनशिप की एग्जिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन है तो उन पर्सन्स के स्टेटमेंट रिलेवेंट होंगे जिसके पास स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज है, जिसको नॉलेज है कि हाँ उनके बीच में ये रिलेशन है या नहीं है, या फिर व्हेन द स्टेटमेंट वाज मेड बिफोर द क्वेश्चन इन डिस्प्यूट वाज रेज्ड, या फिर ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया गया है, सॉरी कहने का मतलब ये कि या फिर कोई ऐसा स्टेटमेंट इस डिस्प्यूट के अराइज होने से पहले दिया गया उनकी रिलेशनशिप को लेके, तो उस स्टेटमेंट को भी यहाँ पे रिलेवेंट माना जाएगा। Next, 32 subclause 6 or is made in will or deed relating to family affairs. When the statement relates to the existence of any relationship by blood, marriage and adoption. ये याद रखना ना, रिलेशनशिप के केस में तीन चीज़ें, ब्लड, मैरिज और अडॉप्शन, between person deceased and is made in any will or deed relating to the affairs of the family to which any such deceased person belonged, or in any family pedigree or upon any tombstone, family portrait or other thing on which such statements are usually made when such statement was made before the question in dispute was raised. तो ये कह रहा है कि जब भी किसी की क्वेश्चन होता है ना एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशनशिप, अब यहाँ पे फैमिली अफेयर की बात की गई है और पहले वाले में क्या बात की गई थी, सिर्फ रिलेशनशिप की एग्जिस्टेंस के बारे में बात की थी सब क्लॉज 5 में। अब यहाँ पे फैमिली अफेयर की एग्जिस्टेंस के बारे में बात की गई है, तो क्या कौन कौन से स्टेटमेंट्स रिलेवेंट होंगे, जो कि किसी विल में है, डीड में है, या फिर कोई फैमिली पेडिग्री है, फैमिली पेडिग्री मतलब वो वंशावली और ये सारी चीज़ें लिखते हैं ना, वो सारी चीज़ें, या फिर कोई टॉम स्टोन है उस पर कुछ इंस्क्रिप्शंस में अपने लिखे हुए फैमिली के बारे में, वो कोई फैमिली पोर्ट्रेट है, तो ये सारी चीज़ें क्या मानी जाएगी, रेलेवेंट मानी जाएगी। Section 32 subclause 7 or in document relating to transaction mentioned in section 13 clause A, when the statement is contained in any deed, will or other document which relates to any such transaction as is mentioned in section 13 subclause A। तो क्या बोल रहा है ये, कोई सा भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि रिलेवेंट होगा, जो कि हमने क्या बात करी थी सेक्शन 13 सब क्लॉज ए के अंदर, जब भी राइट और कस्टम की बात आएगी, जब भी वो राइट क्रिएट हुआ, एग्जिस्ट हुआ या एक्सटिंग्विश हुआ, तो उन वो सारी चीज़ें जो रेलेवेंट मानी जाएगी। तो यही बोल रहा है, अगर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है उनसे रिलेटेड तो उस डॉक्यूमेंट को भी हम क्या मानेंगे, रेलेवेंट मानेंगे। Next, 32 subclause 8 or is made by several persons and expresses feelings relevant to matter in question. When the statement was made by a number of persons and expressed feeling or impressions on their part relevant to the matter in question. तो कोई भी पर्सन अगर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा है उस पर्टिकुलर पार्ट से रिलेवेंट, उस पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर, तो उसको भी हम क्या मानेंगे, रेलेवेंट मानेंगे। Now come to section 33, relevancy of certain evidence for proving in subsequent proceeding the truth of facts therein stated. Evidence given by a witness in a judicial proceeding or before any person authorized by law to take it is relevant for the purpose of proving in a subsequent judicial proceeding or in a later stage of the same judicial proceeding the truth of facts which it states when the witness is dead or cannot be found or is incapable of giving evidence or is kept out of the way by the adverse party, or if his presence cannot be obtained without an amount of delay or expense which under the circumstances of the case court considers unreasonable। तो सेक्शन 33 क्या कह रहा है कि अगर विटनेस कोई भी ऐसा एविडेंस देता है जुडिशियल प्रोसीडिंग के अंदर या किसी ऐसे पर्सन के सामने जो कि एविडेंस लेने के लिए ऑथराइज है, तो उसको हम रेलेवेंट मानेंगे किसी सब्सिक्वेंट जुडिशियल प्रोसीडिंग में या फिर उसी सेम जुडिशियल प्रोसीडिंग में। लेकिन उनको हम रेलेवेंट कब मानेंगे, जबकि जिस पर्सन ने वो एविडेंस दिया है वो अब क्या हो चुका है, या तो वो डेड हो चुका है, या फिर अब उसको ढूंढा नहीं जा सकता, या इनकेपेबल हो गया एविडेंस देने के लिए, या फिर जो है एडवर्स पार्टी ने उसको क्या कर लिया है,
उसको रोक दिया है, उस एडवर्स पार्टी जो है उसको आने नहीं दे रही एविडेंस देने के लिए, या फिर जो है उसकी प्रेजेंस जो है सेम, कि हम बिना डिले और एक्सपेंसेस के उसकी प्रेजेंस को जो है प्रोक्योर नहीं कर सकते, तो इस केस में उस विटनेसेस की एविडेंस को जो है हम यूज़ कर सकते हैं सेम जुडिशियल प्रोसीडिंग में, या फिर लेटर ऑन कोई और सब्सिक्वेंट जुडिशियल प्रोसीडिंग है उसी केस से रिलेटेड, तो उसमें हम यूज़ कर सकते हैं उस विटनेसेस के एविडेंस को। कंडीशंस अपन को पता चल गई कब कब यूज़ कर सकते हैं, वो 5 कंडीशन से उन्हीं में यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज वो एविडेंस को हम यूज़ नहीं कर सकते। प्रोवाइडेड दैट द प्रोसीडिंग वॉज बिटवीन द सेम पार्टीज और दे आर रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट, लेकिन कंडीशन क्या है कि प्रोसीडिंग जो है पार्टीज जो है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, या फिर उनके रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट के बीच में होनी चाहिए, पहली कंडीशन, तभी हम यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड, that the adverse party in the first proceeding had the right and opportunity to cross examine, that the question in issue was substantially the same in the first as in the second proceeding. second condition क्या है, जो adverse party जो है उसको right होना चाहिए, उसको right था फर्स्ट प्रोसीडिंग के अंदर क्रॉस एग्जामिन करने का, प्लस क्या है कि क्वेश्चन जो है पहली वाली प्रोसीडिंग में और अभी जो प्रोसीडिंग चल रही है उन दोनों में जो क्वेश्चन क्या है सेम होने चाहिए, तो ही जो है हम उस विटनेस का एविडेंस को यूज़ कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन, अ क्रिमिनल ट्रायल और इंक्वायरी शैल बी डीम टू बी अ प्रोसीडिंग बिटवीन द प्रोसिक्यूटर एंड अक्यूज विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। तो क्रिमिनल ट्रायल और इंक्वायरी को हम क्या मानेंगे, प्रोसीडिंग मानेंगे इस सेक्शन के अंदर। बस एक्सप्लेनेशन इतना ही कह रहा है। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज़ वीडियो। अगर आपको किसी भी प्रोविज़न में कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आई है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं या मुझे पर्सनली मेल भी कर सकते हैं। एंड येस, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।